नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड क्लास 10th बायोलॉजी का पहला चैप्टर जैव प्रक्रम के उत्सर्जन वाले भाग से संबंधित उत्सर्जन एवं उत्सर्जन तंत्र के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, जैव प्रक्रम के उत्सर्जन वाले चैप्टर से संबंधित यह हमारा पहला वीडियो है, अर्थात इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को आपके जैव प्रक्रम का जो उत्सर्जन चैप्टर है उसके बारे में बता रहा हूं, अर्थात उत्सर्जन वाले चैप्टर को शुरू कर रहा हूं। इस वीडियो में आप लोग उत्सर्जी पदार्थ, उत्सर्जी तंत्र अर्थात उत्सर्जी पदार्थ के साथ आप लोग जानेंगे उत्सर्जन और उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जी पदार्थ, उत्सर्जन तंत्र और उनसे जुड़े हुए कुल जितने सारे बेसिक जानकारी होंगे उन्हें सभी के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम सभी सबसे पहले उत्सर्जी पदार्थ को समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जो आप लोगों का उत्सर्जन जो चैप्टर है वो शुरू होता है उत्सर्जी पदार्थ से। दोस्तों, जब तक आप लोग यह नहीं जानिएगा कि उत्सर्जी पदार्थ क्या कहलाता है तब तक आप लोगों को बिल्कुल भी यह समझ में नहीं आएगा कि उत्सर्जन और उत्सर्जन तंत्र क्या कहलाता है। तो चलिए सबसे पहले हम सभी यहाँ पर उत्सर्जी पदार्थ को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, आपने पिछले वाले चैप्टर के माध्यम से यह जाना था कि हमारे शरीर में ऊर्जा की प्राप्ति ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप होती है। आपने पिछले वाले चैप्टर के माध्यम से आपने दोस्तों श्वसन वाले चैप्टर के माध्यम से यह जाना था कि हमारे शरीर में ऊर्जा की जो प्राप्ति होती है वो ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ही होती है। हमारे शरीर के सभी कोशिकाओं में जब ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है तो दोस्तों ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप हमारे शरीर को एटीपी के रूप में ऊर्जा की प्राप्ति होती है। एटीपी अणुओं के फलस्वरूप हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। ऐसा आपने श्वसन वाले चैप्टर के माध्यम से जान चुका था। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को उस चैप्टर में यह भी बताया था कि जब ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तो ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कुछ ऐसे पदार्थों का निर्माण होता है जो हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी उपयोगी नहीं होते हैं। हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी दोस्तों ये सही नहीं होते, अर्थात हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी लाभदायक नहीं होते हैं। जब ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तो दोस्तों ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप जब ऊर्जा की प्राप्ति होती है तो ऊर्जा के साथ साथ हमारे शरीर के कोशिकाओं में ऐसे पदार्थों का भी निर्माण होता है जिसका उपयोग हमारे शरीर में बिल्कुल भी नहीं है। यह हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी दोस्तों अच्छा नहीं है, हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है। ऐसे पदार्थों का निर्माण होता है। तो दोस्तों ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ठीक है, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप जिन पदार्थों का निर्माण होता है पाचन तंत्र के फलस्वरूप, पाचन क्रिया के फलस्वरूप पाचन तंत्र की सहायता से जब पाचन क्रिया का संपादन होता है तो दोस्तों पाचन क्रिया के संपादन के बाद जिस पदार्थ का निर्माण होता है वह पदार्थ कहलाता है वर्ज्य पदार्थ, जिसका उपयोग हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, हमारे शरीर के लिए विषैला है। दोस्तों, जब पाचन क्रिया के फलस्वरूप या फिर ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऐसे पदार्थों का निर्माण होता है जो हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी उपयोगी नहीं होते हैं, हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी दोस्तों सहयोगी नहीं होते, बिल्कुल भी लाभदायक नहीं होते हैं, तो हम ऐसे पदार्थों को ही उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। आपने क्या जाना दोस्तों? आपने यह जाना कि जब हम पाचन
पाचन क्रिया के फलस्वरूप भोजन को पचाते हैं और भोजन पचने के फलस्वरूप जिस पदार्थ के रूप में विभक्त हो जाता है अर्थात अलग हो जाता है और वह पदार्थ हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी उपयोगी नहीं होता, तो उस पदार्थ को ही कहा जाता है उत्सर्जी पदार्थ। एक लाइन में समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा, ठीक है। पाचन क्रिया के फलस्वरूप जब भोजन का पाचन हो जाता है और भोजन के पाचन हो जाने के बाद जिस वर्ज्य पदार्थ का निर्माण होता है उसी वर्ज्य पदार्थ को कहा जाता है उत्सर्जी पदार्थ। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों आप समझ सकते हैं कि हमारे शरीर के सभी कोशिकाओं में ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप जब ऐसे पदार्थों का निर्माण होता है जिसका उपयोग हमारे शरीर में बिल्कुल भी नहीं होता, जो हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी सहायक नहीं होते, हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी लाभदायक नहीं होते, तो हम ऐसे पदार्थों को ही कहते हैं उत्सर्जी पदार्थ। क्या कहते हैं? उत्सर्जी पदार्थ। दोस्तों आम भाषा में हम लोग इन पदार्थों को हानिकारक पदार्थ भी कह सकते हैं या फिर विषैला पदार्थ भी कह सकते हैं, और विषैला पदार्थ हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है। तो दोस्तों आप ही बताइए, जब आपके शरीर में विषैला पदार्थ रहेगा, आपके शरीर में जब हानिकारक पदार्थ रहेगा, तो क्या आप उस पदार्थ को अपने शरीर में रखिएगा या फिर आपका जो शरीर है वो शरीर जो विषैला पदार्थ निर्मित हुआ है उसे रखेगा? बिल्कुल भी नहीं रखेगा, बल्कि उसे निकालने का प्रयास करेगा। ठीक है दोस्तों, यही क्रिया होती है हमारे शरीर के अंदर। जब भी पाचन क्रिया के फलस्वरूप या फिर ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप वर्ज्य पदार्थों का निर्माण होता है, तो इनका निष्कासन हमारे शरीर के विशिष्ट अंगों के द्वारा किया जाता है। अगर दोस्तों ये पदार्थ हमारे शरीर से बिल्कुल भी बाहर ना निकले तो हमारा शरीर बीमार पड़ सकता है, हमारा शरीर रोगों का शिकार हो सकता है या फिर हमारी मृत्यु भी हो सकती है, हम मर भी सकते हैं इन पदार्थों की उपस्थिति में। ठीक है, तो दोस्तों आइए यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको उत्सर्जी पदार्थ के परिभाषा के बारे में बताता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। उत्सर्जी पदार्थ के परिभाषा में कहा जा रहा है, सजीव प्राणियों के शरीर में पाचन क्रियाओं के फलस्वरूप कुछ ऐसे पदार्थों का निर्माण होता है जो शरीर के लिए अनावश्यक एवं विषाक्त होते हैं। अनावश्यक का मतलब होता है जिसका कोई आवश्यकता नहीं है, जिस पदार्थ का कोई आवश्यकता हमारे शरीर में नहीं होता वैसे ही पदार्थ को कहा जाता है अनावश्यक पदार्थ। ठीक है, सजीव प्राणियों के दोस्तों आप सभी जानते हैं कि सजीव जो होते हैं वो पेड़ पौधे भी होते हैं और जीव जंतु भी होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं वो पेड़ पौधों में भी बनते हैं और जीव जंतुओं में भी बनते हैं, चाहे वो जीव जंतु नभचर हो, जलचर हो या स्थल वाला हो। कोई भी जीव क्यों ना हो, उसके शरीर में भोजन के पाचन के फलस्वरूप या फिर ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप उत्सर्जी पदार्थ का निर्माण होता है, अर्थात वर्ज्य पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक इसी प्रकार से बात करें हम लोग यहाँ पर पेड़ पौधों का, तो दोस्तों पेड़ पौधों में भी वर्ज्य पदार्थ का निर्माण होता है, जिसके निष्कासन के लिए पेड़ पौधे क्या करते हैं, जिसके निष्कासन के लिए पेड़ पौधे रंध्रों का प्रयोग करते हैं। रंध्रों के माध्यम से पेड़ पौधों के द्वारा पेड़ पौधों के द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनका निष्कासन होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर समझना, सजीव प्राणियों के शरीर में पाचन क्रियाओं के फलस्वरूप कुछ ऐसे पदार्थों का निर्माण होता है जो शरीर के लिए अनावश्यक एवं विषाक्त होते हैं। इन्हीं पदार्थों को उत्सर्जी पदार्थ कहा जाता है। जैसे दोस्तों, जैसे कि मल, आप समझ सकते हैं जब हमारे शरीर में भोजन का संपूर्णता पाचन हो जाता है तो भोजन के संपूर्ण पाचन के बाद हमारे शरीर में बाबू क्या बनता है, हमारे शरीर में मल बनता है, मल। ठीक है, टॉयलेट। तो यह टॉयलेट जो है, ये जो मल है वो हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है। ठीक इसी प्रकार से बात करें दोस्तों हम लोग यहाँ पर मूत्र का, तो मूत्र भी हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी दोस्तों आवश्यक नहीं है, हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है। तो
तो यहाँ पर मल, मूत्र ये सभी क्या हो जाएंगे, ये सभी दोस्तों उत्सर्जी पदार्थ हो जाएंगे। साथ ही अगर हम बात करें दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, जिसका निर्माण ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप होता है, तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग भी हमारे शरीर के कहीं पर भी नहीं है। हमारे शरीर के किसी भी स्थान पर कार्बन डाइऑक्साइड का कोई प्रयोग नहीं है, कहीं पर भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे पदार्थों को क्या कहा जाता है, ऐसे पदार्थों को ही उत्सर्जी पदार्थ कहा जाता है। और जब ये पदार्थ हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी आवश्यक नहीं होते तो इन पदार्थों का हमारे शरीर से विशिष्ट अंगों के द्वारा निष्कासन कर दिया जाता है, ताकि हमारा शरीर इन सभी पदार्थों से बच सके, इन सभी पदार्थों से हमारी शरीर की रक्षा हो सके। ठीक है, चलिए यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं निष्कासन का कारण। तो मैंने आप लोगों को निष्कासन का कारण तो बता चुका है। निष्कासन का कारण है कि अगर ये पदार्थ हमारे शरीर में रहेंगे तो हमारे शरीर को बीमार कर सकते हैं, हमारे शरीर को रोगों से प्रभावित कर सकते हैं, या फिर हमारे शरीर में जो भी अच्छे अंग हैं, हमारे शरीर में जो भी ऑर्गन्स है उसे वो खराब कर सकते हैं, जिसके कारण हमारी मृत्यु तक भी हो सकती है। ठीक है, देखिए निष्कासन के कारण में कहा गया है शरीर की कोशिकाओं में इन उत्सर्जी पदार्थ का संचय शरीर के लिए, संचय का मतलब होता है कलेक्ट, यानी कि एकत्रित है। ठीक है, जब हम अपने शरीर में उत्सर्जी पदार्थों का संचय करते हैं, इसे हम जब एकत्रित करते हैं तो दोस्तों यह हमारे लिए क्या होता है, हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा विषैला अर्थात हानिकारक होता है। संचय शरीर के लिए अत्यंत हानिकारक होता है। अतः इसलिए इन उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से लगातार बाहर निकालते रहना जीवों को स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है। जीवों को स्वस्थ रहने के लिए दोस्तों हमारे शरीर से, यानी कि जीवों को स्वस्थ रहने के लिए जीवों के शरीर से उत्सर्जी पदार्थों का बाहर निकलना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। अगर जीवों के शरीर से उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन समय समय पर नहीं होगा तो ऐसे में वो जीव मर सकता है या फिर रोगों से प्रभावित हो सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे देख सकते हैं कहा गया है इनके निष्कासन से ऊतकों के आंतरिक वातावरण में एक स्थिरता स्थापित होती है। हमारे शरीर के या फिर जीवों के शरीर के ऊतकों के आंतरिक वातावरण में एक स्थिरता स्थापित होती है, जिससे विभिन्न शारीरिक क्रियाएं सुचारू रूप से संपादित होती रहती हैं। दोस्तों हमारे शरीर में अगर विषैला पदार्थ रहेगा, हमारे शरीर में अगर दोस्तों उत्सर्जी पदार्थ रहेंगे तो हमारे शरीर में किसी भी बाबू क्रियाओं का सही संचालन नहीं हो पाएगा। जैसे कि हृदय क्रिया हो गया, अगर आप हृदय क्रिया को देखिएगा तो हृदय जो होगा आपका वो सही से काम नहीं करेगा जब तक आपके शरीर में अपशिष्ट पदार्थ रहेंगे। जो किडनी होगा वो भी सही से काम नहीं करेगा, जो आपका पाचन तंत्र होगा वो भी सही से काम नहीं करेगा, जो श्वसन तंत्र होगा वो भी सही से काम नहीं करेगा, आपके शरीर के वाहिकाओं में प्रवाहित होने वाला जो रक्त है वो भी सही से काम नहीं करेगा। बात आ रहा है समझ में? तो दोस्तों इन पदार्थों के निष्कासन के लिए हमारे शरीर में विशिष्ट अंग होते हैं, जिसके माध्यम से इन पदार्थों का निष्कासन हो जाता है, अर्थात बहिष्करण हो जाता है। ठीक है, आइए यहाँ पर हम उत्सर्जन पर बात करते हैं। यहाँ पर हम समझेंगे कि उत्सर्जन किसे कहते हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसान परिभाषा है, परिभाषा के माध्यम से हम सभी उत्सर्जन को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, परिभाषा में कहा गया है सजीव प्राणियों के शरीर द्वारा अपशिष्ट, वर्ज्य तथा अवांछित पदार्थों का त्याग या निष्कासन। बात को ध्यान से समझना, कहा गया है सजीव प्राणियों के शरीर द्वारा, सजीव कहने का मतलब, सजीव कहने का मतलब जिसमें जीवन होता है। जीवन पेड़ पौधों में भी होता है और जीव जंतुओं में भी होता है। तो आप समझ कर रखना दोस्तों कि जो उत्सर्जन की क्रिया होगी वो ना केवल जीव जंतुओं में होगी बल्कि पेड़ पौधों में भी होगी। ठीक है, क्योंकि पेड़ पौधे और जीव जंतु ये सभी सजीव प्राणी हैं, इसलिए मैंने परिभाषा में सजीव शब्द का प्रयोग किया है। कहा गया है इसमें परिभाषा में कहा गया है सजीव प्राणियों के शरीर द्वारा अपशिष्ट, वर्ज्य तथा अवांछित पदार्थों का त्याग या निष्कासन ही उत्सर्जन कहलाता है। दोस्तों जब हम अपने शरीर में बनने वाले उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन करते हैं, जब हम अपने शरीर में निर्मित होने वाले उत्सर्जी पदार्थों का बहिष्करण करते हैं तो यह क्रिया ही उत्सर्जन कहलाती है। यह क्रिया क्या कहलाती है? यही क्रिया दोस्तों उत्सर्जन
उत्सर्जन कहलाती है। जिस क्रिया के द्वारा आपके शरीर से वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन होता है, हानिकारक पदार्थों का निष्कासन होता है, अर्थात उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन होता है, उस क्रिया को ही कहा जाता है उत्सर्जन। क्या कहा जाता है? उत्सर्जन। तो आप उत्सर्जन को समझ गए। दोस्तों, जीवों के शरीर में बनने वाले उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन ही उत्सर्जन कहलाता है। बस इतना आप लोग समझना। जीवों के शरीर में अर्थात सजीव प्राणियों के शरीर में निर्मित होने वाले उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन ही, उत्सर्जी पदार्थों का बहिष्करण ही उत्सर्जन कहलाता है। समझ गए? चलिए अब हम बात करते हैं उत्सर्जन के कुछ मुख्य बिंदु पर। ठीक है, कुछ मुख्य पॉइंट पर हम लोग बात करने का प्रयास करते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 में दोस्तों कहा गया है, आप देख सकते हैं, शरीर जब भोजन, प्रोटीन, वसा आदि को तोड़ता है तो कई अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। दोस्तों, हमारे शरीर में क्या होता है? हमारे शरीर में भोजन होता है, भोजन के साथ प्रोटीन भी होता है, वसा भी होता है। जब इनका विखंडन होता है तो कई प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, अमोनिया, पानी, लवण। ये सब क्या है? ये सब के सब दोस्तों अपशिष्ट पदार्थ हैं, वर्ज्य पदार्थ हैं, जो हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है। ठीक है, आगे देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है ये अपशिष्ट यदि शरीर में जमा हो जाए तो शरीर बीमार हो सकता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, अगर जीवों के शरीर में ये अपशिष्ट जमा हो जाए, इनका निष्कासन यदि ना हो शरीर से, जीवों के शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का बिल्कुल भी निष्कासन ना हो सही समय पर, तो दोस्तों ऐसे में वो जीव बीमार हो सकता है या फिर उस जीव की मृत्यु तक भी हो सकती है। दोस्तों, आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी किडनी खराब हो जाती है। जब लोगों की किडनी खराब हो जाती है तो किडनी क्या करता है? किडनी दोस्तों हमारे शरीर में जो अशुद्ध पदार्थ होते हैं उन्हें वो बाहर निकालने का काम करता है। ठीक है, हमारे शरीर के जो अशुद्ध पदार्थ होते हैं उसे वो दोस्तों बाहर निकालने का काम करता है, हमारे शरीर को साफ रखने का काम करता है, हमारे शरीर को शुद्ध रखने का काम करता है। हमारे शरीर में जहाँ भी अशुद्ध पदार्थ होते हैं, वर्ज्य पदार्थ होते हैं, उन वर्ज्य पदार्थों को बाबू वो निकालने का काम करता है। कौन? तो किडनी। हमारे रक्त में अगर अशुद्ध पदार्थ आ जाते हैं तो रक्त को फिल्टर करने का काम करता है। कौन? तो किडनी। तो दोस्तों, जब किसी व्यक्ति की किडनी खराब हो जाती है तो ऐसे में उस व्यक्ति के शरीर से जो विषैले पदार्थ होते हैं, जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, वर्ज्य पदार्थ होते हैं, उनका निष्कासन बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। निष्कासन ना होने के कारण उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि जब शरीर में जहर युक्त पदार्थ रहेगा, हमारे शरीर में जब विषैला युक्त हानिकारक पदार्थ रहेगा तो दोस्तों हमारा शरीर बिल्कुल भी जीवित नहीं रह पाएगा। हमारी शरीर की सभी कोशिकाएं मृत हो जाएंगी, मर जाएंगी। हमारे शरीर में जितने सारे अंगों का संचालन हो रहा है, जितने सारे तंत्रों का संचालन हो रहा है, ये सभी के सभी काम करना बंद कर देंगे और ऐसे में जीव की मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, इसलिए जिन प्राणियों का या जिन मनुष्यों का किडनी खराब हो जाता है वे ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाते हैं। ठीक है, क्योंकि दोस्तों उनका शरीर बिल्कुल भी और जो अशुद्ध पदार्थ है ना उनको बाहर निकाल नहीं पाता, अशुद्ध पदार्थों को बाहर निकालने में असमर्थ हो जाता है। ठीक है, हमारे शरीर में अशुद्ध पदार्थों का निष्कासन दोस्तों खासकर किडनी की सहायता से ही होता है। किडनी ही हमारे शरीर का एक ऐसा दोस्तों उत्सर्जी अंग है, ऐसा हमारे शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग है किडनी, जिसकी सहायता से हमारे शरीर के अधिकांश जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, अधिकांश जो विषैले पदार्थ होते हैं वो हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं और हमारे शरीर में जितने सारे ऑर्गन्स दोस्तों होते हैं विषैले पदार्थों के प्रभाव में उनका दोस्तों क्या होता है? उनका शुद्धिकरण हो जाता है, अर्थात वे साफ हो जाते हैं। हमारे रक्त का शुद्धिकरण भी कौन करता है? तो दोस्तों हमारे रक्त का शुद्धिकरण भी जो किडनी है ना, ब्रिक वही करता है। और उसके बाद दोस्तों जो फेफड़ा है ना, फेफड़ा वो करता है। फेफड़ा क्या करता है? फेफड़ा दोस्तों हमारे रक्त में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालकर शुद्ध करने का काम करता है। ठीक है, कौन? तो फेफड़ा, याद रखेंगे। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। कहा गया है इसलिए शरीर इन्हें विशेष अंगों जैसे
किडनी, त्वचा, फेफड़े आदि। इसलिए शरीर इन्हें विशेष अंगों की मदद से बाहर निकाल देते हैं। दोस्तों जो आप देख रहे हैं ना, किडनी, त्वचा, फेफड़े, ये सभी क्या है, ये सभी उत्सर्जी अंग हैं, यानी कि अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने वाले अंग हैं। इन अंगों की सहायता से ही हमारे शरीर से अर्थात जीव जंतुओं के शरीर से जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो बाहर निकल पाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर बात करेंगे जल संतुलन का। दोस्तों जीने के लिए हमारे शरीर में जल की मात्रा का समान होना बहुत ही आवश्यक है। जीव जंतुओं को जीने के लिए, प्राणियों को जीवित रहने के लिए उनके शरीर में जल का संतुलन होना बहुत ही आवश्यक है। जल की मात्रा का समान होना बहुत ही आवश्यक है। तो दोस्तों हमारे शरीर में जल की मात्रा जो समान होती है वो होती है किसके कारण? तो वो होती है उत्सर्जन के कारण ही। उत्सर्जन के कारण ही हमारे शरीर में जल की मात्रा समान रूप से बनी रहती है, जिससे हमारा शरीर बिल्कुल भी दोस्तों रोगों का शिकार नहीं हो पाता है। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, देखिए इसमें क्या कहा गया है शरीर में जल की मात्रा का संतुलन जिस क्रिया के द्वारा होता है वह जल संतुलन कहलाता है। दोस्तों आपके शरीर में पानी ना ज़्यादा मात्रा में रहता है और ना ही कम मात्रा में रहता है। आपके शरीर में जितना पानी होना चाहिए, पानी की जितना समान मात्रा होना चाहिए उतना ही मात्रा आपके शरीर में रहती है। और दोस्तों इस समान मात्रा को कौन बनाए रखता है? पानी के समान मात्रा को बनाए रखने में उत्सर्जन का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। उत्सर्जन के कारण ही जीवों के शरीर में पानी की मात्रा समान रूप से बनी रहती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप जान चुके हैं कि जल संतुलन किसे कहते हैं। शरीर में जल की मात्रा का संतुलन जिस क्रिया के द्वारा होता है उसे ही जल संतुलन कहा जाता है। शरीर में होने वाले विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाएं जलीय माध्यम में ही होते हैं। हमारे शरीर में जितने भी जैव रासायनिक क्रियाएं होते हैं वे सभी के सभी जलीय माध्यम में ही होते हैं। दोस्तों जब हमारे शरीर में भोजन का पाचन होता है तो भोजन के पाचन भी जलीय माध्यम में ही होता है। जलीय माध्यम में ही, जल के उपस्थिति में ही हमारे शरीर में भोजन का पाचन होता है। अगर दोस्तों जल ना हो तो हमारे शरीर में भोजन का पाचन अच्छे से नहीं हो पाएगा, बल्कि हमारे शरीर में भोजन का पाचन जो होगा वो दोस्तों अधूरा ही रह जाएगा। बिल्कुल भी पूर्ण रूप से हमारे शरीर में भोजन का पाचन नहीं हो पाएगा। ठीक है, और साथ ही अगर हम बात करें दोस्तों ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण का, तो दोस्तों हमारे शरीर के सभी कोशिकाओं में ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के लिए भी जल का होना बहुत ही आवश्यक है। हमारे शरीर के सभी कोशिकाओं में ग्लूकोज का पूरा ऑक्सीकरण जल के उपस्थिति में ही होता है। जब दोस्तों हमारे शरीर में भोजन का संपूर्ण पाचन हो जाता है, हमारे शरीर के सभी कोशिकाओं में जब ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है, तो दोस्तों उसके बाद के जो अवशेष जल बचते हैं वर्ज्य पदार्थ के रूप में, यानी कि गंदे पदार्थ के रूप में, तो उसका हमारे शरीर से निष्कासन हो जाता है। जो शुद्ध जल होता है वो तो हमारे शरीर में रह जाता है, लेकिन जब पाचन या फिर ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के कारण वर्ज्य जल का निर्माण होता है, गंदे जल का निर्माण होता है, तो उसका निष्कासन हमारे शरीर से हो जाता है। ठीक है, किस रूप में? तो दोस्तों मूत्र के रूप में, पसीना के रूप में, या फिर हमारे शरीर में श्वसन क्रिया के द्वारा आने जाने वाले जो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन गैस है ना उसके रूप में, जल वाष्प के रूप में। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग? आगे देखिए यहाँ पर कहा गया है ऐसी क्रियाओं के फलस्वरूप शरीर के जल के अंश स्थिति के अनुरूप बढ़ते या घटते रहते हैं। जल की जो मात्रा होती है वो स्थिति के अनुरूप बढ़ते या घटते रहते हैं। अतः शरीर में जल की संतुलित मात्रा का होना भी अनिवार्य है। अगर हमारे शरीर में जल की मात्रा संतुलित नहीं होगी तो ऐसे में दोस्तों क्या होगा कि हमारे शरीर में जितने सारे सिस्टम काम कर रहे हैं, हमारे शरीर के अंदर जितने सारे तंत्र काम कर रहे हैं वो सुचारू रूप से काम नहीं कर पाएंगे, अर्थात हमारा शरीर बिल्कुल भी दोस्तों अच्छा नहीं रह पाएगा। हम दोस्तों गिर सकते हैं या फिर रोगों के चपेट में आ सकते हैं, या हमारा शरीर जो होगा वो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि वो रोगों का शिकार भी हो सकता है। ठीक है, देखिए
आगे है सामान्यतः उत्सर्जन एवं जल संतुलन की क्रियाएं साथ साथ संपादित होती हैं। जिस प्रकार से उत्सर्जन की क्रिया होती है उसी प्रकार से दोस्तों जल संतुलन की क्रिया भी होती है, क्योंकि मैंने आप लोगों को अभी बताया हमारे शरीर में दोस्तों मैंने आप लोगों को अभी बताया कि हमारे शरीर में जल का संतुलन होता है उत्सर्जन क्रिया के द्वारा। उत्सर्जन क्रिया के द्वारा ही जीवों के शरीर में जल की मात्रा समान रूप से बनी रहती है, इसलिए जीवों के शरीर में उत्सर्जन एवं जल संतुलन की क्रियाएं साथ साथ संपादित होती है, आप सभी याद रखेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर हम लोग उत्सर्जी अंग के बारे में। ठीक है, आप सभी नोट्स कर सकते हैं दोस्तों, पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। पीडीएफ के माध्यम से आप लोग अपना नोट्स उतार सकते हैं, आप नोट्स कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है आप लोगों को, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, बस आप लोगों को देख कर पीडीएफ में से अपना नोट्स तैयार कर लेना है। जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, ऐसा आपको कोई भी नहीं सिखाएगा। इतनी सारी बातें आप लोगों को कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी, पढ़ने को नहीं मिलेगी। इसलिए आप सभी ध्यान से इस वीडियो को देखिए, समझिए और मेरे पीडीएफ के द्वारा अपना जो नोट्स है उसे तैयार कीजिए। ठीक है, देखिए अब हम यहाँ पर बात करेंगे उत्सर्जी अंग का। तो दोस्तों उत्सर्जी अंग किसे कहते हैं? तो दोस्तों जिस प्रकार से श्वसन तंत्र के श्वसन अंग होते थे, जिस प्रकार से पाचन तंत्र के पाचन अंग होते थे, ठीक इसी प्रकार से दोस्तों उत्सर्जन तंत्र के भी उत्सर्जी अंग होते हैं। उत्सर्जन तंत्र के भी क्या होते हैं? उत्सर्जी अंग होते हैं। श्वसन तंत्र के श्वसन अंग क्या करते थे? श्वसन तंत्र के श्वसन अंग दोस्तों गैसों के आदान प्रदान करने में सहायता करते थे। पाचन तंत्र के पाचन अंग क्या करते थे? पाचन तंत्र के जो पाचन अंग थे वो भोजन को पचाने में सहायता करते थे। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों जो उत्सर्जी अंग है उत्सर्जन तंत्र के जो उत्सर्जी अंग है वो क्या करेंगे? वो हमारे शरीर में बनने वाले वर्ज्य पदार्थों को बाहर निकालने में सहायता प्रदान करेंगे, सहयोग प्रदान करेंगे। बात आया समझ में? हमारे शरीर में बनने वाले वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन जिन अंगों की सहायता से होता है, ध्यान से बातों को आप लोग समझना। हमारे शरीर में वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन हमारे शरीर में पाचन या ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप बनने वाले वर्ज्य या विषैले पदार्थों का निष्कासन जिन अंगों की सहायता से होता है उन अंगों को कहा जाता है उत्सर्जी अंग। क्या कहा जाता है? उत्सर्जी अंग। दोस्तों फेफड़ा के माध्यम से, आप सभी को पता है ना फेफड़ा क्या करता है? फेफड़ा दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालने का काम करता है। तो फेफड़ा क्या कहलाएगा? फेफड़ा दोस्तों कहलाएगा उत्सर्जी अंग। फेफड़ा दोस्तों श्वसन तंत्र का भी एक अंग हो जाएगा और उत्सर्जन तंत्र का भी एक उत्सर्जी अंग हो जाएगा। उत्सर्जी अंग आप कह सकते हैं। इसी प्रकार से हम बात करें दोस्तों यहाँ पर वृक्क का, किडनी का, तो किडनी भी कहलाएगा उत्सर्जी अंग, क्योंकि किडनी भी हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। ठीक है, तो ध्यान से समझना, हमारे शरीर के जो भी अंग उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालने में सहायता प्रदान करते हैं उन्हीं अंगों को कहा जाता है उत्सर्जी अंग। ठीक है, परिभाषा आप देख सकते हैं, कहा गया है वे अंग जो शरीर में बनने वाले अपशिष्ट यानी कि बेकार और हानिकारक पदार्थों जैसे यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड, अतिरिक्त पानी, लवण आदि। दोस्तों आप देख सकते हैं बोला गया है वे अंग जो शरीर में बनने वाले अपशिष्ट और हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने का काम करता है, उन्हें ही उत्सर्जी अंग कहते हैं। कौन है उत्सर्जी अंग? वो मैंने आप लोगों को बता चुका है। ठीक है, आगे और भी आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा, बस ध्यान से आप देखिए। अब हम यहाँ पर बात करते हैं उत्सर्जन तंत्र का। दोस्तों जिस प्रकार से श्वसन अंग मिलकर श्वसन तंत्र का निर्माण करते थे, जिस प्रकार से दोस्तों परिवहन वाले भाग एक दूसरे के साथ मिलकर परिवहन तंत्र का निर्माण करते थे, जिस प्रकार से दोस्तों जो पाचन तंत्र के अंग है वो आपस में मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते थे, ठीक इसी प्रकार से दोस्तों उत्सर्जन तंत्र का निर्माण भी किससे होगा? उत्सर्जन तंत्र का निर्माण भी उत्सर्जी अंगों से होगा। उत्सर्जी अंगों की सहायता से बनने वाले तंत्र को उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है।
बताया समझ में। उत्सर्जी अंगों की सहायता से मिलकर बनने वाले तंत्र को क्या कहा जाता है? तो उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है। हमारे शरीर के वर्ज्य पदार्थों के निष्कासन में जितने भी अंग सहायक होते हैं उन्हें सभी अंगों का जो समूह होता है उसे ही उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। हमारे शरीर में भोजन को पचाने के लिए जो अंग सहायक होते हैं उन अंगों का समूह क्या कहलाता है? उन अंगों का समूह कहलाता है पाचन तंत्र। हमारे शरीर में श्वसन क्रिया के संपादन के लिए जिन अंगों की सहायता होती है उन अंगों का समूह क्या कहलाता है? उन अंगों का समूह कहलाता है श्वसन तंत्र। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों हम बात करें उत्सर्जन तंत्र का, तो उत्सर्जन तंत्र का भी परिभाषा यही हो जाएगा। उत्सर्जी अंगों की सहायता से जिस तंत्र का निर्माण होता है उसे ही कहा जाता है उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, समझ पा रहे हैं? देखिए परिभाषा में क्या कहा गया है। कहा गया है उत्सर्जी अंग एवं उनसे संबंधित रचनाएं, उत्सर्जी अंग एवं उनसे संबंधित रचनाएं आपस में मिलकर जिस तंत्र का निर्माण करते हैं उसे उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। ठीक है, शरीर में उपस्थित जो भी वर्ज्य पदार्थ हैं, जो भी हानिकारक पदार्थ हैं, जो भी विषैले पदार्थ हैं, उनको बाहर निकालने में हमारे शरीर के जो भी अंग योगदान देते हैं, जो भी अंग सहायता करते हैं, उन्हें सभी अंगों का समूह ही, उन्हें सभी अंगों का पद्धति ही कहलाता है उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों उत्सर्जन तंत्र के मुख्य कार्य पर। उत्सर्जन तंत्र के कार्य क्या होते हैं उस पर हम बात करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए उत्सर्जन तंत्र का जो पहला काम होता है, जो पहला कार्य होता है वो होता है शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकालना। दोस्तों उत्सर्जन तंत्र हमारे शरीर में बनने वाले अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का काम करता है, क्योंकि अगर ये पदार्थ हमारे शरीर में रह जाएंगे तो हमारे शरीर के गतिविधियों को रोक सकते हैं, हमारे शरीर में चलने वाले जैविक क्रियाओं के बीच में बाधा बन सकते हैं, उनके संचालन को वो रोक सकते हैं। इसलिए उत्सर्जन तंत्र की सहायता से हमारे शरीर में निर्मित होने वाले वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन कर दिया जाता है। तो आप समझ पा रहे हैं दोस्तों कि उत्सर्जन तंत्र हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का काम करता है, अर्थात निष्कासन का काम करता है। ठीक है, आगे देखिए क्या कहा गया है। आगे है पानी और लवण का संतुलन बनाए रखना। दोस्तों ये भी मैंने आप लोगों को बता चुका है। हमारे शरीर में जल की मात्रा, जल में घुले हुए लवण, जल और जल में घुले हुए लवण की समान मात्रा किसकी सहायता से बनी रहती है? तो उत्सर्जन तंत्र की सहायता से बनी रहती है। आपको मैंने ये बता चुका था। ठीक है, ये था दूसरा कार्य, मुख्य कार्य मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अगला है शरीर को विषैले पदार्थों से सुरक्षित रखना। अगर दोस्तों हम भोजन से कोई भी विषैला पदार्थ अपने शरीर में लेकर चले आते हैं, कोई कीटाणु या जीवाणु अपने शरीर में लेकर चले आते हैं, तो दोस्तों जो उत्सर्जन तंत्र में भाग लेने वाले अंग हैं वो क्या करते हैं कि हमारे शरीर को उनसे रक्षा करते हैं, अर्थात जो भी वर्ज्य पदार्थ होते हैं, जो भी बेकार पदार्थ होते हैं, जो भी जीवाणु होते हैं, उनको वो नष्ट कर देते हैं या फिर उन्हें हमारे शरीर के पसीने द्वारा या हमारे शरीर के मूत्र मार्ग द्वारा या मल के द्वारा बाहर निकाल देते हैं, ताकि हमारा शरीर सुरक्षित रह सके। हमारे शरीर के अंदर होने वाले जो जैविक क्रिया हैं उनका संपादन सामान्य रूप से हो सके। ठीक है, यहाँ पर आगे चलते हैं। देखिए आगे है मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग। इसमें बात करेंगे हम सभी मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग के बारे में। तो दोस्तों पहला है किडनी। पहला क्या है? किडनी, जिसको हम लोग वृक्क के नाम से भी जानते हैं या गुर्दा के नाम से भी जानते हैं। तो किडनी क्या करता है? किडनी के बारे में हम लोग बहुत ही विस्तार से आगे पढ़ेंगे। बस आप इतना समझना कि मनुष्य सभी जीवों में ना, केवल मनुष्य, सभी जीवों की यहाँ पर बात नहीं हो रही है, क्योंकि हर एक जीव में उत्सर्जन की क्रिया अलग अलग होती है और उनके क्रिया के अनुसार ही उनमें जो अंग होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो अंग हमारे शरीर में है वही अंग सभी जीवों के शरीर में होगा, ऐसा कोई निश्चित नहीं है। दोस्तों अगर जीवों के शरीर में उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कोई और तरीके से होता है तो उस तरीके के लिए ही उसके शरीर में उत्सर्जन तंत्र होंगे। ठीक है,
हमारे इस सृष्टि में, हमारे इस संसार में विभिन्न प्राणियों में उत्सर्जन तंत्र की सहायता से उत्सर्जन की जो क्रिया होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, पदार्थों का निष्कासन अलग अलग तरीके से होता है, इसलिए जीवों के शरीर में जो उत्सर्जन तंत्र होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं, ना कि सभी जीवों में समान रूप से होते हैं। ठीक है, आप जानते हैं कि पेड़ पौधों में जो उत्सर्जन की क्रिया होती है वो होती है पेड़ पौधों के बात रंध्रों के द्वारा या फिर पेड़ पौधों के जो पत्तियों के रंध्र होते हैं उनके द्वारा। पेड़ पौधों के बात रंध्रों या पेड़ पौधों के पत्तियों के रंध्रों के माध्यम से जो अपशिष्ट जल है उनका निष्कासन जलवाष्प के रूप में होता है। जो भी दोस्तों भोज्य पदार्थ के रूप में अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं पेड़ पौधों के शरीर में अपशिष्ट पदार्थ के रूप में जब भोज्य पदार्थ बच जाते हैं तो वो भी निकलते हैं छाल के माध्यम से। ठीक है, छाल में ये दिखाई देते हैं पेड़ पौधों के छाल में। चलिए, ये कब बनता है पेड़ पौधों में? जब पेड़ पौधों में भोजन का पाचन हो जाता है ना, जब भोजन का संपूर्ण पाचन हो जाता है तब जाकर दोस्तों अपशिष्ट पदार्थ बनता है। ठीक है, जिसका निष्कासन बिल्कुल भी रंध्र के माध्यम से नहीं होता, बल्कि दोस्तों ये क्या होते हैं कि पेड़ पौधों के जो बाहरी त्वचा है ना, बाहरी त्वचा, जिसको बाहरी त्वचा को पता ना बात रंध्र क्या तो कहा जाता है, उसी पर आकर चिपक जाते हैं। ठीक है, लाशा के रूप में। मूत्र के रूप में यूरिया, पानी और लवण निकालते हैं। कौन? तो गुर्दा यानी कि किडनी की सहायता से ही हमारे शरीर से मूत्र यानी कि पेशाब यूरिया, पानी और लवण के रूप में बाहर निकलता है। ठीक है, आगे है फेफड़ा। तो फेफड़ा में कहा गया है कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प निकालते हैं। फेफड़ा क्या करता है? फेफड़ा दोस्तों हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प को बाहर निकालता है, यानी कि जो अशुद्ध जल है उस अशुद्ध जल को जलवाष्प के रूप में बाहर निकालता है श्वसन क्रिया के दौरान। ठीक है, चलिए, अगर दोस्तों फेफड़ा ना हो तो हमारे शरीर के जो रक्त होंगे वो अशुद्ध हो जाएंगे। हमारे शरीर के रक्त बिल्कुल भी शुद्ध नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हमारे शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किसके कारण होता है? तो फेफड़ों के कारण ही होता है। ठीक है, हृदय ना हो तो दोस्तों हमारा रक्त बिल्कुल भी फेफड़ों तक पहुंच ही नहीं पाएगा। हमारे शरीर में दोस्तों केवल अपेंडिक्स को छोड़कर, केवल और केवल अपेंडिक्स को छोड़कर हमारे शरीर के हर एक अंग ही हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अनमोल है, बहुत ही ज़्यादा अमूल्य है। इसलिए हमारा जीवन, इसलिए हमारा शरीर भी क्या है? हमारा शरीर भी दोस्तों अमूल्य है, अनमोल है। ठीक है, जिसे हम करोड़ों रुपए देकर भी नहीं खरीद सकते हैं। आगे बात करते हैं। आगे है त्वचा। तो त्वचा के माध्यम से हमारे शरीर में बनने वाले जो अपशिष्ट जल होते हैं वो भी बाहर निकलते हैं। ठीक है दोस्तों, त्वचा के माध्यम से पसीना आता है ना, तो पसीना बाहर निकलता है किस रूप में? तो दोस्तों पसीना बाहर निकलता है एक अपशिष्ट जल के रूप में। ठीक है, जिसमें क्या रहता है? जिसमें लवण और थोड़ी यूरिया रहता है। इसलिए जब आप पसीना को सूंघते हैं, अपने शरीर से निकलने वाले पसीना को जब आप सूंघते हैं तो आपका शरीर महकने लग जाता है, अर्थात आपके शरीर पर उपस्थित जो पसीना है वो गंध देने लग जाता है। ठीक है, गंध नहीं, दुर्गंध। आगे है यकृत। दोस्तों यकृत भी हमारे उत्सर्जन तंत्र का एक महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग है। इसमें कहा गया है पीत और यूरिया बनाता है। यकृत क्या करता है? यकृत दोस्तों पीत और यूरिया बनाता है। दोस्तों जब अमोनिया यकृत के पास जाता है तो अमोनिया को यकृत क्या करता है? यूरिया में बदल के रख देता है। अमोनिया हम जैसे प्राणियों के लिए, अमोनिया स्थलीय जीव प्राणियों के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। इसलिए दोस्तों अमोनिया क्या करता है कि यकृत में जाता है और यकृत में शीघ्र ही अमोनिया से किस रूप में परिवर्तित हो जाता है? तो यूरिया के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यूरिया दोस्तों हमारे शरीर में बिल्कुल भी ज़्यादा घातक नहीं होता, ज़्यादा हमारे शरीर के लिए हानिकारक नहीं होता, और फिर थोड़ी समय के बाद इस यूरिया का मूत्र के रूप में हमारे शरीर से निष्कासन हो जाता है। आगे है बड़ी आंत। बड़ी आंत के माध्यम से भी दोस्तों जो मल होते हैं, जो भोजन के पाचन के फलस्वरूप बनने वाले जो वर्ज्य पदार्थ होते हैं उनका भी निष्कासन हो जाता है। ठीक है, मल के साथ अपशिष्ट निकलती है, यानी कि गंदे पदार्थ निकलते हैं। बड़ी आंत में ही गंदे पदार्थों का निष्कासन होता है। आगे देख सकते हैं, आगे है यहाँ पर दोस्तों विभिन्न प्राणियों में उत्सर्जी अंग। अब हम यहाँ पर बात करेंगे विभिन्न प्राणियों से जुड़े हुए, विभिन्न प्राणियों में उपस्थित जो उत्सर्जी अंग है उनके बारे में। आइए देखते हैं कि विभिन्न प्राणियों के कौन कौन से उत्सर्जी अंग है और उनका उत्सर्जन किस रूप में होता है। ठीक है, चलिए,
यहाँ पर हम बात करते हैं अत्यंत सरल जीव का, यानी कि एकाकोशिकीय जीव का। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो अमीबा होता है वो भी एकाकोशिकीय जीव होता है, पैरामेसियम भी एकाकोशिकीय जीव होता है, ठीक है। लेकिन पैरामेसियम में कुछ विशिष्ट अंग होते हैं, लेकिन अमीबा में कोई भी विशिष्ट अंग नहीं होता किसी चीज के संपादन के लिए। बात आया समझ में। लेकिन ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही अत्यंत सरल जीव है, ये दोनों ही दोस्तों एकाकोशिकीय जीव है। तो इनमें उत्सर्जन की क्रिया कैसे होती है देखिएगा आप लोग ध्यान से। कहा गया है इनका शरीर एक कोशिका का होता है, एक ही कोशिकाओं का मिलकर बना होता है। अमीबा और पैरामेसियम का शरीर, यानी कि अत्यंत सरल जीवों का शरीर एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इनमें कोई विशेष अंग नहीं होता। जिस प्रकार से हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थों के लिए विशेष अंग होते हैं, विशेष अंग मतलब जैसे कि फेफड़ा हो गया, ब्रिक हो गया, यकृत हो गया, किडनी ब्रिक एक चीज होता है, ठीक है। ये जो भी आप अंग देख रहे हैं ये हमारे शरीर के विशिष्ट अंग है। विशिष्ट अंग इसलिए है क्योंकि हमारा शरीर काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बृहत है। हमारा शरीर बिल्कुल भी वातावरण के संपर्क में नहीं है। जो बहुकोशिकीय वाले जीव हैं जिनका शरीर बड़ा है, बृहत है, वो बिल्कुल भी वातावरण के संपर्क में नहीं है। उनकी कोशिकाएं बिल्कुल भी वातावरण के संपर्क में नहीं है। इसलिए उन जीवों के शरीर में बनने वाले वर्ज्य पदार्थों के निष्कासन के लिए विशिष्ट अंग होते हैं, लेकिन ऐसा गुण बिल्कुल भी एकाकोशिकीय जीवों में नहीं पाया जाता। कुछ ऐसे एकाकोशिकीय जीव हैं जिसमें दोस्तों विशिष्ट अंग पाए जाते हैं, लेकिन सभी जीवों में नहीं देखा जाता ऐसा, ठीक है। देखिए दो चीज हमने देख लिया, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बात करते हैं अपशिष्ट पदार्थ जैसे अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड सीधे शरीर की सतह से प्रसरण यानी कि विसरण, प्रसरण को ही विसरण कहा जाता है। प्रसरण को ही क्या कहा जाता है, विसरण कहा जाता है। अपशिष्ट पदार्थ जैसे शरीर की सतह से प्रसरण द्वारा बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। जब अमीबा या पैरामेसियम में भोजन का संपूर्णतः पाचन हो जाता है तो दोस्तों पाचन के फलस्वरूप जो वर्ज्य पदार्थ का निर्माण होता है अमीबा और पैरामेसियम जैसे जीवों में, तो उनका दोस्तों निष्कासन कैसे होता है, उनका निष्कासन विसरण क्रिया के द्वारा उनके शरीर के सतह से ही हो जाता है, उनके शरीर के कोशिका द्रव्य से ही हो जाता है। बात आया समझ में आप लोगों को, ठीक है। चलिए आगे है यहाँ पर कौन सा जीव, तो यहाँ पर आगे है दोस्तों प्लेटीहेमिलीमेंथेस। प्लेटीहेमिलींथेस दोस्तों ये एक प्रकार के जीव हैं, ठीक है। फ्लैट वर्म जैसे प्लेनारिया, इसमें एक जीव है जिसका नाम क्या है, इसमें एक जीव है जिसका नाम है प्लेनारिया। तो प्लेनारिया में उत्सर्जन की क्रिया कैसे होती है जरा देखेंगे। कहा गया है इनके शरीर में छोटे छोटे उत्सर्जी अंग होते हैं। इनके शरीर में उत्सर्जी अंग होते हैं लेकिन बहुत ही छोटे छोटे, जिन्हें ज्वाला कोशिकाएं कहते हैं। ये कोशिकाएं जल हुए अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने का काम करती हैं। दोस्तों जो आप प्लेनारिया वाला जीव देख रहे हैं उसके शरीर में छोटे छोटे उत्सर्जी अंग ज्वाला कोशिकाओं के रूप में होते हैं, और यही कोशिकाएं क्या करती हैं, उनके शरीर से जल वे अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने में मदद करती है, ठीक है। आगे दोस्तों देखिएगा, आगे है केचुआ। तो केचुआ में क्या होता है जी, देखिए कहा गया है केचुए में विशेष उत्सर्जी अंग होते हैं जिन्हें नेफ्रिडिया कहते हैं। केचुए में भी उत्सर्जन क्रिया के लिए एक विशेष उत्सर्जी अंग होते हैं जिनके माध्यम से केचुओं के शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन होता है। दोस्तों केचुओं में जो उत्सर्जी अंग होता है उसका नाम यहाँ पर दिया गया है नेफ्रिडिया। क्या नाम दिया गया है, नेफ्रिडिया। आप सब याद रखेंगे, ये सभी कंपटीशन के सवाल में पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप सभी ध्यान से दोस्तों देखने और समझने का प्रयास कीजिएगा। आगे है ये खून से अपशिष्ट पदार्थ छानकर शरीर से बाहर निकालते हैं। कौन, तो नेफ्रिडिया। जो नेफ्रिडिया है केचुआ में उपस्थित उत्सर्जी अंग के रूप में ये क्या करता है कि खून से, केचुओं के रक्त से अपशिष्ट पदार्थ को छानकर शरीर से बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो ये था केचुआ का। अब हम बात करते हैं कीट पतंगों का। जो छोटे छोटे दोस्तों कीट पतंग है हम उनकी यहाँ पर बात कर रहे हैं, जो कीड़े मकोड़े हैं उनकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा तेलचट्टा या टिड्डा, ठीक है। तो देखिए इनमें उत्सर्जी अंग होते हैं किस रूप में, तो मैलपिगियन नलिकाओं के रूप में। जो कीट पतंगे हैं उनमें उत्सर्जी अंग मैलपिगियन नलिकाओं के रूप में होते हैं। ये नलिकाएं अपशिष्ट पदार्थ को इकट्ठा कर आंत में भेज देती है।
दोस्तों इन जीवों के शरीर में बनने वाले अपशिष्ट पदार्थ कहाँ पर एकत्रित होते हैं? तो दोस्तों मैलपिगियन नलिकाओं में, मैलपिगियन नलिकाओं में एकत्रित होती हैं। और जब वहाँ पर अपशिष्ट पदार्थों का एकत्रण हो जाता है तो जो ये नलिकाएं हैं वो क्या करती हैं कि आंत में भेज देती हैं और वहाँ से इन पदार्थों का निष्कासन हो जाता है, यानी कि जो वर्ज्य पदार्थ है वो बाहर निकल जाते हैं। यहाँ पर बोला गया है इनका मुख्य अपशिष्ट पदार्थ यूरिक अम्ल है। क्या है यूरिक अम्ल? दोस्तों जो छोटे मोटे कीट पतंग है उनमें जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं वो बनते हैं यूरिक अम्ल के रूप में। हम जैसे जीवों में जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं वो किस रूप में बनते हैं? तो वो बनते हैं यूरिया के रूप में। ठीक है। अगर हम बात करें जलीय जीवों का तो जलीय जीवों में जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं वो किस रूप में बनते हैं? तो वो बनते हैं अमोनिया के रूप में। ठीक है, ये सब आप सभी याद रखेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। आगे है यहाँ पर 5 नंबर में घोंघा, जिसे आप जानते होंगे। घोंघा में उत्सर्जन के लिए रीनल अंग पाए जाते हैं। रीनल अंग की सहायता से ही घोंघा के शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन होता है। आगे है 6 नंबर में मछली। तो मछली में दोस्तों क्या होता है कि मछली में अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन के लिए किडनी और गिल्स होता है। क्या होता है बाबू? किडनी और गिल्स। किडनी और गिल्स की सहायता से ही मछली जैसे प्राणियों के शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन होता है, क्योंकि मछली एक प्रकार का जलीय प्राणी होती है। ये अपशिष्ट पदार्थ अमोनिया बाहर निकालती है। दोस्तों मछलियों, मैंने अभी आप लोगों को बताया जलीय जीवों में अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन हमेशा और हमेशा अमोनिया के रूप में ही होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है ये अपशिष्ट पदार्थ अमोनिया बाहर निकालती है। ठीक है, ये अपशिष्ट पदार्थ अमोनिया बाहर निकालती है। आगे है इसलिए मछलियाँ एमेनोटेलिक कहलाती है। एमिनोटेलिक इसलिए कहलाती है क्योंकि इनमें बनने वाले पदार्थ अपशिष्ट रूप में तो होते हैं, लेकिन किस रूप में? तो अमोनिया के रूप में। 7 नंबर है मेढक। मेढक में कहा गया है दोस्तों, देखिए मेढक में क्या बोला गया है? जल में रहते समय मेढक के शरीर से अपशिष्ट पदार्थ अमोनिया के रूप में बाहर निकलता है, और भूमि पर रहते समय मेढक के शरीर से अपशिष्ट पदार्थ यूरिया के रूप में बाहर निकलता है, क्योंकि आप जानते हैं मेढक एक उभयचर प्राणी है। यह जल में भी रह सकता है और स्थल में भी रह सकता है। तो जल में जब मेढक रहता है तो उस समय दोस्तों मेढक के शरीर में बनने वाले अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन होता है अमोनिया के रूप में, और भूमि पर जब मेढक रहता है तो उस समय इसके शरीर से वर्ज्य पदार्थों का, उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन होता है यूरिया के रूप में। ठीक है, और बात करें उत्सर्जी अंग का तो मेढक में जो उत्सर्जी अंग होते हैं वो होते हैं दोस्तों किडनी। तो आप सभी याद रखेंगे। ठीक है, आगे है 8 नंबर में यहाँ पर सरीसृप यानी कि रेंगने वाले जीव, जैसे कि छिपकली हो गया, सांप हो गया, ये सभी क्या करते हैं? रेंगते हैं। रेंगने वाले जीव की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो दोस्तों इसमें बताया गया है इनके उत्सर्जी अंग किडनी, जो बाबू रेप्टेलिया वर्ग के जीव होते हैं उनके शरीर में उत्सर्जी पदार्थों के निष्कासन के लिए जो उत्सर्जी अंग होते हैं वो होते हैं किडनी के रूप में। और रेप्टेलिया वर्ग के जीवों में जो अपशिष्ट पदार्थ बने होते हैं वो बने होते हैं यूरिक अम्ल के रूप में। किस रूप में? तो बाबू यूरिक अम्ल के रूप में। याद रखना, जो प्राणी जलीय होंगे उनके शरीर में अपशिष्ट पदार्थ होंगे अमोनिया के रूप में। जो प्राणी स्थलीय होंगे उनके शरीर में अपशिष्ट पदार्थ होंगे यूरिया के रूप में। और जो प्राणी रेप्टेलिया वर्ग के होंगे, अर्थात जो प्राणी रेंगने वाले होंगे, उनके शरीर में अपशिष्ट पदार्थ होंगे यूरिक अम्ल के रूप में। बताया समझ में आप लोगों को? चलिए यहाँ पर आगे कहा गया है दोस्तों, हर एक चीज मैं तोड़ कर बता रहा हूँ। बोला गया है पानी की बचत करते हैं इसलिए इन्हें यूरिकोटेलिक कहा जाता है। यूरिकोटेलिक कहा जाता है। यूरिकोटेलिक मैं सभी आप लोगों को आगे बताऊंगा। यूरिकोटेलिक ये सभी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा, ठीक ना। पानी की बचत करते हैं इसलिए इन्हें यूरिकोटेलिक कहा जाता है। मतलब रेंगने वाले जो जीव होते हैं ना बाबू, वो ज़्यादा मात्रा में पानी नहीं पीते। आप देखे होंगे जितने भी रेंगने वाले जीव होते हैं वो ज़्यादा मात्रा में बिल्कुल भी पानी का उपयोग नहीं करते हैं। सांप हो गया या छिपकली हो गया या रेंगने वाले जो भी जीव हो गए वो बिल्कुल भी दोस्तों ज़्यादा पानी का प्रयोग नहीं करते हैं जीने के लिए।
ठीक है। अब हम बात करते हैं पक्षी। तो दोस्तों पक्षी में भी जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं वो होते हैं यूरिक अम्ल के रूप में, ठीक है। रेप्टिलिया वर्ग के जीव और पक्षी वर्ग में आने वाले जो जीव होते हैं उनके शरीर में अपशिष्ट पदार्थ यूरिक अम्ल के रूप में ही उपस्थित रहते हैं। और पक्षी में बात करें हम उत्सर्जन अंग का, तो दोस्तों पक्षी में उत्सर्जन अंग होता है किडनी के रूप में। इसी अंग की सहायता से दोस्तों पक्षी के शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन होता है, इसलिए इनके मल में सफेद चिपचिपा पदार्थ होता है। जब पक्षी दोस्तों टॉयलेट करते हैं तो उनके टॉयलेट में सफेद चिपचिपा पदार्थ होता है, किसके कारण? तो यूरिक अम्ल के कारण, क्योंकि उनके शरीर में दोस्तों अपशिष्ट पदार्थ के रूप में पक्षी वाले जितने सारे जीव हैं या रेप्टिलिया वर्ग के जितने सारे जीव हैं उनके शरीर में अपशिष्ट पदार्थ के रूप में यूरिक अम्ल उपस्थित रहते हैं, ठीक है। आगे 10 नंबर में स्तनधारी जीव की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जैसे कि मनुष्य, गाय, कुत्ता, यानी कि मैमेलिया वर्ग की यहाँ पर बात हो रहा है। मैमेलिया वर्ग में आने वाले जो जीव है उसकी यहाँ पर बात किया जा रहा है। तो दोस्तों मैमेलिया वर्ग में आने वाले जीवों के शरीर में जो उत्सर्जी अंग होते हैं वो होते हैं मुख्य रूप से किडनी की सहायता से ही स्थलीय जीव प्राणियों के शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन स्वतः हो पाता है, स्वतंत्र रूप से हो पाता है। यहाँ पर बात करें हम लोग स्तनधारी प्राणियों में अपशिष्ट पदार्थों का स्वरूप किस रूप में होता है, तो वो होता है यूरिया के रूप में, मैंने आप लोगों को बता चुका। इसलिए स्तनधारी यूरोटेलिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? यूरोटेलिक कहलाते हैं। इसके बारे में भी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। चलिए यहाँ पर अमीबा में उत्सर्जन, तो दोस्तों थोड़ा सा देख लीजिए आप सभी। अमीबा में उत्सर्जन के बारे में कहा गया है अतिरिक्त जल और नाइट्रोजनी अपशिष्ट अमोनिया। अतिरिक्त जल, जब अमीबा में बचे हुए जल होते हैं बाबू वर्ज्य पदार्थ के रूप में और नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, तो उनका जो निष्कासन होता है वो होता है विसरण क्रिया के द्वारा संकुचनशील रिक्तिका के सहायता से। संकुचालशील रिक्तिका की सहायता से संकुचन हो गई जा, संकुचन गलती से यहाँ पर संकुचाल लिखा गया है, ठीक ना, संकुचाल, जबकि संकुचन होगा। याद रखिएगा आप सभी दोस्तों, ठीक ना। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ यहाँ पर अमीबा में अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन विसरण क्रिया के द्वारा तो होता ही है, ठीक है। विसरण क्रिया के द्वारा वो क्या करते हैं कि जल का निष्कासन कर देते हैं, लेकिन जो ठोस रूप में पदार्थ होते हैं अमीबा में उनका निष्कासन वो कैसे करते हैं? उनका निष्कासन करते हैं दोस्तों रिक्तिका के माध्यम से। रिक्तिका जो देख रहे हैं ना, संकुचनशील रिक्तिका के माध्यम से दोस्तों करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं संकुचनशील को आप संकुचालशील रिक्तिका भी कहेंगे तो कुछ भी गलत नहीं होगा। संकुचालशील रिक्तिका पानी और अपशिष्ट को इकट्ठा करती है। संकुचालशील रिक्तिका क्या करती है? जो वर्ज्य यानी कि खराब पानी और अपशिष्ट पदार्थ है उसे सबसे पहले इकट्ठा करती है, बटोरती है, एकत्रित करती है। जब यह भर जाती है तो अचानक सिकुड़कर अपना सारा पदार्थ कोशिका झिल्ली से बाहर निकाल देती है और इस प्रकार से अमीबा में बनने वाले वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन हो जाता है, ठीक है। निष्कर्ष पर आए तो दोस्तों निष्कर्ष में कहा गया है हर जीव अपने वातावरण और शरीर की आवश्यकता के अनुसार अलग अलग अंगों से उत्सर्जन करता है, जो कि मैंने आप लोगों को बता चुका है। इस सृष्टि में, इस पूरे संसार में हर एक प्राणी ही, हर एक जीव ही अपने वातावरण अर्थात रहन सहन के अनुसार, जलवायु के अनुसार, शरीर की आवश्यकता के अनुसार अलग अलग अंगों से उत्सर्जन करता है और उनमें अंग भी अलग अलग बनाए गए होते हैं प्रभु के द्वारा, ईश्वर के द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पर बात करेंगे जंतुओं में नाइट्रोजनी अपशिष्ट के बारे में। अभी तो केवल आप परिचय यहाँ पर पढ़ रहे हैं, अभी मैं केवल आप लोगों को दोस्तों उत्सर्जन से संबंधित परिचय बता रहा हूँ। अभी मैं आप लोगों को उतना ज़्यादा बिल्कुल भी उत्सर्जन तंत्र से संबंधित टॉपिक नहीं बता रहा हूँ, केवल मैं इसका परिचय आप लोगों को दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर अब हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों आगे कहा गया है जंतुओं में नाइट्रोजनी अपशिष्ट, जंतुओं में नाइट्रोजनी अपशिष्ट। तो पढ़ते हैं, देखिए लिखा गया है जंतुओं में वर्ज्य पदार्थ मुख्य रूप से, दोस्तों मैं बताता हूं आप लोगों को,
जंतुओं में वर्ज्य पदार्थ मुख्य रूप से प्रोटीन के विघटन अर्थात प्रोटीन के टूटने के कारण उत्पन्न होते हैं। दोस्तों, जब हमारे शरीर में प्रोटीन का विखंडन होता है, प्रोटीन जब विघटित होता है तो प्रोटीन के टूटने के कारण ही, प्रोटीन के विघटन के कारण ही हमारे शरीर में दोस्तों क्या उत्पन्न होता है, तो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ का निर्माण होता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन प्रोटीन में ही उपस्थित होते हैं। नाइट्रोजन दोस्तों प्रोटीन में ही समाहित रहते हैं, इसलिए प्रोटीन के विघटन के फलस्वरूप नाइट्रोजन युक्त पदार्थ का निर्माण होता है, जो अपने अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल के रूप में होते हैं। ठीक है, इसलिए जब शरीर में प्रोटीन का विघटन होता है तो साथ साथ कुछ नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थ भी बनते हैं जो शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार की जंतुओं में ये नाइट्रोजनी उत्पाद विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। अलग अलग प्रकार के जीव जंतुओं में ये नाइट्रोजनी उत्पाद भी विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर बताया गया है अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल और अमीनो अम्ल। ठीक है, चलिए यहाँ पर अब हम कुछ 3 पॉइंट पर बात करते हैं। 3 मुख्य पॉइंट है जिसे जानना और समझना आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो दोस्तों यहाँ पर पहला पॉइंट है प्रोटीन के विखंडन से समझना। प्रोटीन के विखंडन से शीघ्रता से बनाने वाला पदार्थ अमोनिया है। दोस्तों, जब हमारे शरीर में पाचन क्रिया के फलस्वरूप प्रोटीन का विखंडन होता है तो प्रोटीन के विखंडन से शीघ्रता से अर्थात तेजी से बनने वाला अगर कोई पदार्थ है तो वो है अमोनिया। दोस्तों, हमारे शरीर में अगर अमोनिया बन जाएगा तो हमारा शरीर बिल्कुल भी सही से काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि अमोनिया एक बहुत ही विषैला पदार्थ है, हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी लाभदायक पदार्थ नहीं है। बताया समझ में? लेकिन एक गुण यह है कि जो अमोनिया है वो जल में दोस्तों घुलनशील है, तुरंत ही जल में घुल जाता है। इसलिए दोस्तों जितने भी जलीय जीव प्राणी होते हैं उनमें जब अपशिष्ट पदार्थ हैं, जब जलीय जीव प्राणियों के शरीर में अपशिष्ट पदार्थ अमोनिया के रूप में बनते हैं और यह अमोनिया जब जलीय जीव प्राणियों के शरीर के जो उत्सर्जी अंग होते हैं ना, उनकी सहायता से बाहर निकलते हैं तो अमोनिया जल में घुल जाते हैं, जिसके फलस्वरूप जल में रहने वाले किसी भी प्राणी को क्षति नहीं पहुंचती। कोई भी प्राणी बिल्कुल भी अमोनिया के प्रभाव में आने के कारण अपना जीवन का नुकसान नहीं कर पाता। ठीक है, प्रोटीन के विखंडन से शीघ्रता से बनाने वाला पदार्थ अमोनिया है, जो जंतुओं के लिए अत्यंत विषैला है, अत्यंत खतरनाक है। अगर हमारे शरीर में अमोनिया का निर्माण हो और अमोनिया ही रह जाए हमारे शरीर से बाहर निकलने तक, तो हमारे शरीर की बहुत सारे कोशिकाएं मर जाएंगी। हमारा शरीर दोस्तों बहुत ही रोगों से वो प्रभावित हो सकता है, हमारा शरीर रोगों से प्रभावित हो सकता है। ठीक है, इसलिए जैसे ही हमारे शरीर में प्रोटीन के विखंडन के फलस्वरूप अमोनिया का निर्माण होता है तो यह अमोनिया तुरंत हमारे शरीर के यकृत में प्रवेश कर जाता है, क्योंकि यकृत में ही दोस्तों अमोनिया का रूपांतरण किस रूप में हो जाता है, तो यूरिया के रूप में। किस रूप में? यूरिया के रूप में, जो कि हमारे शरीर के लिए ज़्यादा खतरनाक नहीं है। और बाद में मूत्र की सहायता से, पसीना की सहायता से इस यूरिया का निष्कासन भी हो जाता है। ठीक है इसमें इसी कारण जलीय जंतुओं विशेषकर अकेशरूकों यानी कि एककोशिकीय, अकेशरूकों कहने का मतलब जो जीव एककोशिकीय होते हैं, जिन जीवों का शरीर के एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उन्हें कहा जाता है अकेशरूकों। में अमोनिया का शरीर से जल में निष्कासन शीघ्रता से हो जाता है, तुरंत ही हो जाता है, तेजी से हो जाता है। अगला पॉइंट है यूरिया अमोनिया की अपेक्षा ज़्यादा जटिल किंतु कम विषैला यौगिक है। यूरिया का जब निर्माण हमारे शरीर में होता है तो वो उतना खतरनाक नहीं होता दोस्तों जितना कि अमोनिया होता है। इसलिए स्थलीय जंतुओं में सामान्यतः नाइट्रोजनी पदार्थों को शरीर से निष्कासन यूरिया के रूप में ही होता है। ठीक है, स्थल पर रहने वाले जितने भी जीव प्राणी हैं उनके शरीर से जो वर्ज्य पदार्थ हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, उनका निष्कासन अमोनिया के रूप में ना होकर बल्कि यूरिया के रूप में होता है। ठीक है, यूरिया के रूप में, यूरिया अम्ल के रूप में नाइट्रोजनी पदार्थों का निष्कासन रेप्टिलिया एवं एबीज वर्गों के जंतुओं में होता है, जो कि मैंने आप लोगों को बता चुका है। सांप हो गया, छिपकली हो गया, कोई भी अगर रेंगने वाला जीव है तो उस जीव में दोस्तों अपशिष्ट पदार्थों का जो निष्कासन होता है वो होता है यूरिक अम्ल के रूप में। ठीक ना, ये मैंने आप लोगों को बता चुका है।
यहाँ पर अब हम बात करते हैं नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थों की प्रकृति के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण। चलिए अब यहाँ पर हम वर्गीकरण पर चलने का प्रयास करते हैं। समझ में आ रहा है मैं आप लोगों को क्या पढ़ा रहा हूँ? जो भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ सारा चीज़ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है दोस्तों। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, बोला गया है नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थों की प्रकृति के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण। दोस्तों मैंने आप लोगों को अभी बताया कि कुछ ऐसे प्राणी हैं जिनके शरीर में प्रोटीन के विखंडन से अमोनिया बनता है, प्रोटीन के विखंडन से यूरिया बनता है, यूरिक अम्ल बनता है और अमीनो अम्ल बनता है। तो हम यहाँ पर दोस्तों नाइट्रोजन युक्त बनने वाले पदार्थों के फलस्वरूप हम यहाँ पर प्रोटीन के विखंडन के फलस्वरूप बनने वाले नाइट्रोजन युक्त पदार्थों के गुणों के आधार पर जीवों का वर्गीकरण करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले अमोनोटिलिक पर। जो यहाँ पर पहला जो भाग है वो है अमोनोटिलिक है। तो दोस्तों अमोनोटिलिक कहने का मतलब है अमीन, अमीन नहीं होगा यहाँ पर दोस्तों, अमोनिया होगा। अमोनोटिलिक है ना, तो अमोने यानी कि अमोनिया बनाएंगे। बात को आप लोग ध्यान से समझना, ठीक है। अमोनोटिलिक यानी कि अमोने यानी कि अमोनिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अमोनोटिलिक में कौन से जीव आएंगे? जिनके शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन अमोनिया के रूप में होता है। अमोनोटिलिक के अंतर्गत वैसे ही जीव आएंगे जिनके शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन अमोनिया के रूप में होता है। परिभाषा भी ऐसा ही आप देख सकते हैं। परिभाषा में कहा गया है दोस्तों, जिन जंतुओं में नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ का निष्कासन अमोनिया के रूप में होता है। किस रूप में? अमोनिया के रूप में। अमोनिया के रूप में होता है वे अमोनोटिलिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अमोनोटिलिक। ये मैंने आप लोगों को बता चुका, और ये भी बता चुका है दोस्तों कि जल में रहने वाले जितने भी जीव प्राणी हैं उनके शरीर से ही प्रोटीन के विखंडन के फलस्वरूप अमोनिया का निष्कासन होता है, क्योंकि अमोनिया जल में शीघ्रता से घुल जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम अमोनिया के लिए कौन से जीव लेंगे? तो पहला लेंगे एकाकोशिकीय जीव और दूसरा ले लेंगे जलीय जीव। तो यहाँ पर एकाकोशिकीय जीव में अमीबा है, झींगा है, घोंगा है और अस्थलीय मछलियाँ, घड़ियाल, कछुए, ये सभी जल में रहबे करते हैं। तो इनमें भी क्या होगा? तो बाबू इनमें भी अमोनोटिलिक क्रिया ही होगा। समझ में आया बात? अब हम बात करते हैं इसी प्रकार से दोस्तों दो नंबर में कहा गया है यूरियोटिलिक। यहाँ पर देख सकते हैं बोला गया है यूरियोटिलिक है। तो यूरियोटिलिक यानी कि यूरियो से क्या बनेगा? यूरियो से क्या बनेगा बाबू? अरे यार ये पेन है मेरा, पता नहीं पेन का क्या हो गया है। देखिए ध्यान समझना आप लोग। यूरियोटिलिक में जो यूरियो है उससे हम बनाएंगे यूरिया। क्या बनाएंगे? यूरिया। तो सिंपल से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, जिन जंतुओं में नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ का निष्कासन अमोनिया के रूप में होता है। तो मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया है, अमोनिया नहीं होगा बाबू। अमोनिया तो पहले हो चुका है ना, अमोनिया तो पहले हो ही चुका है, तो इसमें अमोनिया कहाँ से आएगा? मैं सुधार दूंगा, यहाँ पर अमोनिया ना आकर क्या आएगा? तो यहाँ पर आएगा यूरिया। क्या आएगा? यूरिया के रूप में होता है, वे यूरियोटिलिक कहलाते हैं। हम सभी किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं दोस्तों? हम सभी आते हैं यूरियोटिलिक के अंतर्गत, क्योंकि हमारे शरीर से भी अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन, अपशिष्ट जल का निष्कासन किस रूप में होता है? तो दोस्तों यूरिया के रूप में होता है, इसलिए हम सभी यूरियोटिलिक जीव कहलाएंगे। ठीक है, आप जैसे में देख सकते हैं मेढक, वर्ग, मेमेलिया के सभी जंतु जिसमें मनुष्य भी शामिल है। ठीक है, चलिए 3 नंबर में आने का प्रयास करते हैं। तो 3 नंबर में है यूरोकोटिलिक है, इसमें है यूरोकोटिलिक है। तो यूरोको से हम क्या बनाएंगे? यानी कि यूरोको से क्या बन जाएगा? यूरोको से बन जाएगा यूरिक अम्ल। क्या बनेगा? यूरिक अम्ल। तो सिंपल सी है, आप समझ सकते हैं बाबू। यहाँ पर
आप सिंपल से बता सकते हैं कि जिन जंतुओं में नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ का निष्कासन यूरिक अम्ल के रूप में होता है वे यूरोकोटिलिक कहलाते हैं, जैसे कि तेलचट्टा, छिपकली, सांप तथा सभी पक्षी। यूरियोटेलिक किसमें पाया जाता है? तो दोस्तों रेंगने वाले जीवों में और उड़ने वाले जीवों में। उड़ने वाले रेंगने वाले जीवों में ही अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन होता है। किस रूप में? तो यूरिक अम्ल के रूप में। ठीक है, इसलिए ये सभी जीव आ जाते हैं यूरोकोटिलिक के अंतर्गत। ठीक है, ये सब रेलेवेंट पूछता है, सब आप याद रखना। अगला प्रश्न है अमीनोटिलिक। अमीनोटिलिक, तो अमीनोटिलिक में जो अमीनो है इससे क्या बनाएंगे? अमीनो अम्ल। अमीनोटिलिक में जो अमीनो है इससे हमारा बनेगा अमीनो अम्ल। तो दोस्तों हम ऐसे ही बोल सकते हैं, जिन जंतुओं में नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ का निष्कासन यूरिक अम्ल के रूप में होता है। दोस्तों यहाँ पर भी यूरिक अम्ल था ना, गलती हम यहाँ पर लिख चुके हैं, हम सुधार देंगे। अमीनो अम्ल, हेजा का आएगा? हेजा का आएगा? हेजा आएगा अमीनो अम्ल ना, अमीनो अम्ल। जिन जंतुओं में नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ का निष्कासन यूरिक अम्ल के रूप में होता है वे अमीनोटिलिक कहलाते हैं, जैसे सीप, तारा मछली आदि। सीप, तारा मछली एक नाम है। तो दोस्तों इन जीवों में क्या होता है कि अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन यूरिक अम्ल के रूप में ना होकर अमीनो अम्ल के रूप में होता है। तो अब मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को उत्सर्जन और उत्सर्जन तंत्र से संबंधित कुल जितने सारे बेसिक नॉलेज थे वो मैंने आप लोगों को दे चुका है। जितने सारी बेसिक जानकारी थी वो मैंने आप लोगों को बता चुका है। अब हम सब आगे के वीडियो में पढ़ेंगे मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र के बारे में। हम लोग अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र को। उसमें जानेंगे कि मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र क्या कहलाता है, मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र कौन कौन से होते हैं वो तो मैंने बता भी चुका है आप लोगों को। और साथ ही हम उसमें ब्रिक की बात करेंगे, यानी कि किडनी की बात करेंगे। फिर हम तीसरे वाले वीडियो में, ये पहला हुआ और दूसरा हुआ, फिर हम उसके बाद वाले वीडियो में बात करेंगे जो ब्रिक की इकाई है ना, ब्रिक की जो इकाई है नेफ्रॉन, उसकी हम बात करेंगे, जिसका नाम है नेफ्रॉने कहते हैं उसको अंग्रेजी में। ठीक ना, नेफ्रॉने कहते हैं उसको। तो हम इस तरीके से वीडियो को बना कर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आप लोग बस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा और नोट्स बनाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, आपका बहुत ही अच्छे से परीक्षा की तैयारी हो जाएगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आप सभी वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।